नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट कोटा के अंदर होगा। जगपुरा में 250 क्यूबिक मीटर क्षमता के प्लांट के लिए उपकरण पहुंचे हैं। प्लांट लगने के बाद रोजाना रिफिल हो पाएंगे 1000 गैस सिलेंडर। प्रबंधक जगदीश जिंदल, सुरेश अग्रवाल का बयान आया। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश प्लांट को तुरंत ऑपरेशनल करने की है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के प्रयासों से मंजूरी मिली है। प्लांट स्थापना को मिल पाई तुरंत मंजूरी और जैसे ही ये प्लांट फंक्शनल हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा, उसके बाद राजस्थान में काफी हद तक ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जा सकेगा। कम से कम हाड़ौती को इससे राहत मिलेगी, क्योंकि जगपुरा के अंदर जो प्लांट लगना है 250 क्यूबिक मीटर क्षमता इसकी होगी और इसके तमाम उपकरण पहुंच चुके हैं। प्लांट लगने के बाद रोजाना 1000 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर रिफिल हो पाएंगे। प्रबंधक जगदीश जिंदल और सुरेश अग्रवाल लगातार इस काम में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि हमारी कोशिश प्लांट को तुरंत ऑपरेशनल करने की है। तुरंत ऑपरेशनल मतलब कि चालू करने की है, ताकि 1000 सिलेंडर प्रतिदिन इसे भरे जा सके। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लगातार कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में ना तो ऑक्सीजन की कमी और ना ही इंजेक्शन की कमी हो, वैक्सीनेशन के लिए भी वैक्सीन की कमी ना हो। वो लगातार काम करें और यहां पर भी उनकी मेहनत काफी रंग लाती हुई नजर आई। प्लांट स्थापना को तुरंत मंजूरी मिली और इसके पीछे नाम ओम बिरला का। वहीं बात करते हैं महामारी के दौर में फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट के सिलसिले की। इस समय कोविड की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट की भारी डिमांड है। यात्रा में आरटी-पीसीआर रिपोर्ट कोविड नेगेटिव होना जरूरी है। कई लोग फोटोशॉप के जरिए नेगेटिव रिपोर्ट बना लेते हैं। आपदा प्रबंधन कानून के तहत ऐसा करना दरअसल अपराध है, फिर भी कई लोग बना रहे फर्जी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट। कमाल की बात यह कि पढ़े लिखे और संपन्न लोग इस तरह की धांधली कर रहे हैं, लेकिन दूसरों को मुश्किल में डाल सकता है ऐसे करने का कृत्य। इसलिए हम कहेंगे कि हो सकता है कि आपको देरी रहे, क्योंकि आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट आने में 8 घंटे से 24 घंटे लग रहे हैं। ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि अगर आप यात्रा करना चाह रहे हैं तो 24 घंटे पहले आप चले जाइए, आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। वो रिपोर्ट ना सिर्फ आपकी जिंदगी के लिए जरूरी होगी, बल्कि बाकी की जिंदगी को खतरे में डालने से भी आप बच जाएंगे। और इसलिए फर्जी रिपोर्ट मत बनाइए, आप खुद पहले चले जाइए, ताकि एक सही रिपोर्ट आपके हाथ में हो। और आपको बता दें कि ऐसा करना, फर्जी रिपोर्ट बनाना, ये एक अपराध है और जिस दिन आप पकड़े जाएंगे आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। महामारी के दौर में कई संपन्न लोग चले गए विदेश। दुबई, यूरोप, मालदीव, एंटीगुआ जैसी जगह उन्होंने ठिकाना बना लिया है। लेकिन कुछ संपन्न लोगों का भारत से बड़ा लगाव है। कोविड की दूसरी लहर से निपटने में संपत्ति का इस्तेमाल किया। ये सब इस समय कर रहे करीब 300 करोड़ रुपए का योगदान, 10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक के चेक ये लोग दे चुके हैं। और जब राष्ट्रभक्ति की बात आती है, जब राष्ट्र के प्रति समर्पण की बात आती है, देश भावना की बात आती है, ये सब तब पता चलता है कि जब देश संकट में होता है। और देश जब संकट में हो तो देश में रहते हुए देश के साथ कौन खड़ा है, ये बताता है कि आप अपनी मिट्टी से कितनी मोहब्बत करते हैं। और अब बात करते हैं हिंदुस्तान टाइम्स में चाणक्य की टिप्पणी। ममता बनर्जी के वर्तमान और भविष्य का आकलन किया गया है। तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनी है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में दिखा दी अपनी ताकत। अब राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एकजुट ममता कर सकती है, लेकिन अब अगर आगे नहीं बढ़ी तो फिर मुख्यमंत्री बनकर ही वो रह जाएंगे। इस समय राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका निभा सकती है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को अब दिल्ली पर फोकस करने की जरूरत है। और ये बाकायदा एक रिपोर्ट का जिक्र हम कर रहे हैं। ये रिपोर्ट चाणक्य की है, जो छपी है हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ और पश्चिम बंगाल के चुनाव के अंदर मोदी अमित शाह वर्सेस ममता बनर्जी नजर आई, और उसमें ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के अंदर न सिर्फ टीएमसी को जिताया, बल्कि तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली। इससे राष्ट्रीय स्तर पर उनका कद बढ़ा है। सवाल यही है कि इस वक्त अगर वो पूरी विपक्ष को एक कर लेती हैं और उसका नेतृत्व करती हैं तो ठीक, और अगर ऐसे वक्त में वो ऐसा नहीं कर पाती तो फिर
वो सिर्फ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनकर ही रह जाएंगी। इस वक्त उनको राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नेता के तौर पर भूमिका निभानी है। उनका फोकस दिल्ली पर होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो पश्चिम बंगाल की मात्र मुख्यमंत्री बनकर वो रह जाएगी। और अब बात करते हैं बद्रीनाथ धाम की। बद्रीनाथ धाम के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 5 सरकारी तेल और गैस कंपनियां ये 100 करोड़ रुपए दे रही हैं। ये कंपनियां कौन कौन सी हम आपको बता देते हैं। दरअसल ये नवरत्न कंपनियां हैं। ONGC, गेल, IOC ये 25-25 करोड़ रुपए दे रही हैं। जबकि जब बात HPCL की होगी, BPCL की होगी, तो HPCL ने 20 करोड़ रुपए दिए हैं और BPCL ने 5.5 करोड़ रुपए दिए हैं। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान आया। उन्होंने कहा कि केदारनाथ, उत्तरकाशी, यमुनोत्री, गंगोत्री का भी विकास होगा, लेकिन कोविड महामारी के जोर में इस तरह का खर्च क्यों किया गया, ये अपने आप में एक सवाल है। इसका जवाब यह है कि कोविड से पहले ही ये फैसला हो गया था और इसलिए इस फैसले का कोविड के इस दौर के साथ आकलन करना सही नहीं, क्योंकि ये जो फैसला लिया गया ये कोविड शुरू होने से पहले लिया गया। सचमुच दिल्ली ने देखी बहुत सी विपदाएं, दंगे, आगजनी, भीड़ की हिंसा, मजदूरों का पलायन, लेकिन कोविड के कारण बने ऐसे हालात कभी नहीं देखे गए। पिछली सभी त्रासदियों से भयानक है कोविड महामारी। दिल्ली के हर दूसरे घर में महामारी का असर दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर इंजेक्शन, प्लाज्मा आदि की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और इसकी पूर्ति करना लगभग नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है। पहली बार इतना लड़खड़ाता हुआ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिल्ली के अंदर दिखाई दिया। ऐसे में अब क्या होगी दिल्ली की आगामी तस्वीर, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि यहां तक कह दिया गया कि सेना अपने हाथ में दिल्ली को ले ले, सेना की बागडोर राष्ट्रपति के हाथ में दे दी जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। दिल्ली के अंदर लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। अब तो यह है कि दिल्ली की लाइफलाइन माने जाने वाली मेट्रो को भी कल से बंद कर दिया गया। और दिल्ली ने वैसे भी बीते कुछ सालों के अंदर कई विपदाओं को देखा है। अगर बीते 5 साल की बात कर ले तो दिल्ली के अंदर दंगे हो चुके हैं, आगजनी हो चुकी है, भीड़ की हिंसा हो चुकी है, यहां तक कि 2020 के अंदर मजदूरों का पलायन भी व्यापक स्तर पर देखने को मिला था। लेकिन कोविड के कारण जिस तरीके के हालात बने हैं, जिस तरीके की स्थिति बनी है, ऐसी स्थिति दिल्ली ने कभी नहीं देखी। ऐसी त्रासदी दिल्ली ने कभी नहीं देखी। वर्तमान हालात कुछ ऐसे हैं कि हर दूसरे घर के अंदर महामारी का असर दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो, इसकी भारी किल्लत नजर आई। यहां तक कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें इंटरवीन करना पड़ा, केंद्र को निर्देश देने पड़े। प्लाज्मा की भारी डिमांड देखी गई, खासकर जो कोरोना से लड़कर जंग को जीत चुके हैं उनके प्लाज्मा की कमी महसूस की जा रही है। और पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हम बात करें दिल्ली के उस स्वास्थ्य स्ट्रक्चर की जिस पर पूरा देश निर्भर करता था। जब भी देश के किसी भी राज्य के किसी भी हिस्से के अंदर किसी को बेहतर इलाज की आस होती थी तो वो देश की राजधानी दिल्ली की तरफ देखता था, वो दिल्ली की तरफ बढ़ता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लड़खड़ाता हुआ नजर आया। जो बड़े बड़े अस्पतालों के नाम थे, चाहे वो एम्स हो, LNJP हो या फिर प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल हो, सबके अंदर व्यवस्थाएं बिगड़ती नजर आई। कोई ऑक्सीजन मांगता नजर आया, कोई इंजेक्शन मांगता नजर आया, तो कहीं प्लाज्मा की कमी रही। ऐसे में दिल्ली की आने वाली तस्वीर क्या होगी, हर कोई इस सवाल का जवाब चाहे। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान से जुड़ी बड़ी खबर का रुख करते हैं। मीडिया कर्मियों समेत 18 कैटेगरी की कार्मिकों को प्राथमिकता पर वैक्सीन मिले। 18 से 44 साल की कैटेगरी वाले इन सभी कार्मिकों को प्राथमिकता पर वैक्सीन लगेगी। चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन ने सभी जिला कलेक्टर्स को पत्र भेजा है। मीडिया कर्मी और हॉकर्स के अलावा कोविड प्रबंधन में लगे सभी अधिकारी और कर्मचारी, DOIT के कार्मिक, ऊर्जा विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, परिवहन समेत राजस्व अर्जन करने वाले विभागों के अधिकारी और कर्मचारी, रोडवेज के अधिकारी कर्मचारी, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, वन विभाग, पशुपालन, बैंक, रेलवे, एयरपोर्ट, इंडस्ट्री के कार्मिक
ऑक्सीजन सप्लायर्स, राशन डीलर्स, ई मित्र कियोस्क के संचालक, इंदिरा रसोई के कार्मिक और स्ट्रीट वेंडर के अलावा किराना दुकानदार, आटा चक्की संचालक, सब्जी वाले, डेयरी वाले, मंडियों में कार्यरत व्यापारी, दवा दुकान पर कार्यरत फार्मासिस्ट, पेट्रोल पंप, एलपीजी एजेंसी पर कार्यरत कार्मिक सूची के अंदर शामिल किए गए। पहले चरण में सर्वाधिक संक्रमित 12 जिलों में इन श्रेणी के कर्मचारियों को वैक्सीन लगेगी और ये सब वो फ्रंटलाइन वॉरियर जिनको वैक्सीन की सबसे ज्यादा जरूरत, क्योंकि जनता से ये सीधे जुड़ते हैं। और बात करते हैं अंक ज्योतिषी डॉक्टर कुमार गणेश की भविष्यवाणी। एक बार फिर से सही साबित हुई भविष्यवाणी। असम को लेकर डॉक्टर कुमार गणेश ने की थी भविष्यवाणी। इस बार सर्बानंद सोनोवाल के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी उन्होंने की थी कि वो मुख्यमंत्री नहीं हो। असम में की थी मुख्यमंत्री के नाम पर विचित्रता रखने की भविष्यवाणी और आज मुख्यमंत्री पद के लिए हिमंता बिस्वा के नाम पर मोहर लग गई है। और एक बार फिर से कुमार गणेश की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। आपको बता दें कि 2015 के अंदर बिस्वा ने बीजेपी ज्वाइन की थी। 2016 के चुनाव में वो लगभग 80,000 से ज्यादा वोटों से अपनी विधानसभा क्षेत्र में जीते और इस बार भी न सिर्फ वो जीते बल्कि ये माना जा रहा था कि वो ही मुख्यमंत्री होंगे। कुमार गणेश ने भविष्यवाणी भी की थी कि इस बार सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। हालांकि जो बैठक हुई उसमें कहा जा रहा है कि 45 से ज्यादा विधायकों का जो समर्थन था वो बिस्वा के पास था और इसलिए उनके नाम को आगे बढ़ाया गया, उनके नाम पर मोहर लगाई गई। लेकिन ये भविष्यवाणी अंक ज्योतिषी डॉक्टर कुमार गणेश ने पहले ही कर दी थी। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि असम के अंदर बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर सर्बानंद सोनोवाल एक बार फिर से शपथ नहीं लेंगे। और अब जिस तरीके से हिमंता बिस्वा का नाम सामने आया, अंक ज्योतिषी डॉक्टर कुमार गणेश की भविष्यवाणी एक बार फिर से सही और सटीक साबित हुई। इन्होंने असम में की थी मुख्यमंत्री के नाम पर विचित्रता रखने की भविष्यवाणी और आज मुख्यमंत्री पद के लिए हिमंता बिस्वा शर्मा की नाम पर मोहर लग गई। अंक ज्योतिषी डॉक्टर कुमार गणेश की भविष्यवाणी एक बार फिर से सही साबित हुई, सटीक साबित हुई। एक बार फिर सही साबित हुई भविष्यवाणी। असम को लेकर डॉक्टर कुमार गणेश ने भविष्यवाणी की थी और कहा था कि इस बार सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोनिया गांधी 2022 तक बनी रह सकती हैं अध्यक्ष। हाल में संपन्न चुनाव में कांग्रेस की राजनीतिक दिशा तय होनी थी, लेकिन कांग्रेस के लिए उम्मीद के अनुरूप परिणाम नहीं आए। जानकार सूत्रों के मुताबिक मई जून तक राजस्थान या दिल्ली में होना था कांग्रेस का अधिवेशन, लेकिन अब इसकी कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही। इसलिए संभव है कि सोनिया गांधी रहे 2022 तक अध्यक्ष। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से जुड़े सूत्रों ने संकेत दिए G23 ग्रुप चाह रहा प्रियंका गांधी बने कांग्रेस की अध्यक्ष। असंतुष्ट गुट ने सोनिया गांधी को दिया प्रियंका को अध्यक्ष बनाने का फॉर्मूला। कल होने वाली CWC की बैठक में उठाएंगे मुद्दे। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों पर भी बैठक में हो सकता है हंगामा। हालांकि गांधी परिवार ने फिलहाल कोरोना को राजनीतिक हथियार बनाने का फैसला किया है और इसी रणनीति के तहत सोनिया ने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में मोदी सरकार पर निशाना साधा। अब कल होने वाली CWC पर सभी की निगाहें टिकी। और बात करते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की, जो देश में विवाद का नया घर बन गया है। 13,450 करोड़ रुपए में बनने जा रहा पीएम का नया आवास। पर्यावरण मंत्रालय की एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी से मंजूरी मिल चुकी है। दिसंबर 2022 में इसको तैयार होना है। ये पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पर एक नया तोहफा होगा। ऐसे वक्त में जबकि ऑक्सीजन और इलाज के अभाव में टूट रही सांसों की डोर, प्रधानमंत्री के लिए बन रहा नया आवास देशवासियों से बेईमानी जैसा। वहीं चुनाव बाद की हिंसा का दाव नहीं चला। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हुई थी हिंसा। बीजेपी ने इससे देश भर में प्रदर्शन भी किया था।
हालांकि हर राज्य में चुनाव के बाद कम या ज्यादा अनुपात में होती है हिंसा। बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्रियों का दौरा भी कराया। इसके बावजूद बीजेपी का ध्यान केंद्रित करने का फॉर्मूला काम नहीं आया। हिंद महासागर में गिरा अनियंत्रित चीनी रॉकेट का मलबा। भारत के दक्षिण पूर्व और श्रीलंका के पास कहीं गिरा मलबा। 2021 035B नाम का ये रॉकेट 100 फीट लंबा और 16 फीट चौड़ा था। 18,000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था रॉकेट, जिस कारण ये कहां लैंड करेगा इसे लेकर पुष्टि नहीं की जा सकी थी। फिलहाल इसके गिरने से किसी नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। चीन ने रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में बनाए जाने वाले अपने स्पेस स्टेशन का पहला हिस्सा भेजा। कोविड ने बदल दिया सीएम की बैठक का रूप। पहले प्रमुख अधिकारी सीएमआर आते थे बैठक के लिए, लेकिन अधिकांश आ गए कोविड संक्रमण की चपेट में। ऐसे में अब अपने दफ्तर या घर से वीसी से जुड़ते हैं अफसर। खुद सीएम भी संक्रमण की वजह से आइसोलेशन में है। ऐसे में अकेले सीएमआर के दफ्तर में ही मीटिंग लेते हैं। दूरियों के बावजूद बेहतर कम्युनिकेशन से होती है मीटिंग। संक्रमण के बावजूद कई अधिकारी मीटिंग में वर्चुअल शामिल होते हैं, फिर भी प्रदेश पर छाए संकट को टालने में जुटी है मुख्यमंत्री की ये महत्वपूर्ण। कोविड से जंग के लिए सीएम गहलोत की नई तैयारी। अब वैक्सीनेशन पर विशेष जोर रहेगा। राजस्थान में विदेश से वैक्सीन आयात करने की भी योजना बन रही है। जल्दी प्रदेश में दूसरे देशों से आ सकती है वैक्सीन। भारत में बनी वैक्सीन की नहीं हो पा रही तेज सप्लाई। वहीं तीसरी वेव से जंग की भी तैयारी में जुटे हैं मुख्यमंत्री गहलोत। बच्चों के अस्पतालों के लिए विशेष तैयारी के निर्देश। ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर पूरी टीम एक्शन मोड में। टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है प्लांट के लिए। जल्दी हर जिले में होगा ऑक्सीजन प्लांट। मुख्यमंत्री गहलोत का संकल्प, कोई भूखा नहीं सोए। इस दिशा में सरकार का बड़ा कदम। इंदिरा रसोई योजना के माध्यम से भरा जाएगा पेट। लॉकडाउन में बेसहारा, निर्धन और जरूरतमंद लोगों को दोनों समय भोजन खिलाया जाएगा। इसके लिए घर या स्थल पर पहुंचने के लिए भोजन के पैकेट बनाए जाएंगे। लॉकडाउन के कारण कई लोगों पर आजीविका संकट गहरा रहा है। इसे देखते हुए ही सरकार ने ये व्यवस्था शुरू की है। ये व्यवस्था लॉकडाउन की अवधि 24 मई तक लागू रही। दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाया गया, एक हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है लॉकडाउन। सीएम केजरीवाल ने इसका ऐलान कर दिया है। लॉकडाउन में और सख्ती रहेगी, ये भी केजरीवाल ने कहा। वहीं दिल्ली मेट्रो बंद रहेगी। एक बार फिर टलेगी रीट। दरअसल करीब 1.5 साल से प्रतीक्षारत 16 लाख अभ्यर्थियों को लग सकता है झटका। कोरोना के कारण 5वीं बार रीट स्थगित होना तय है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, वर्तमान में तेजी से फैल रहा कोरोना, हालात को देखते हुए नहीं कराई जा सकती परीक्षा आगे खिसकाएंगे और कुछ दिनों में सीएम से इसको लेकर बात भी करेंगे। विधानसभा में सिर्फ परिवार को मिलेगी एंट्री। वैक्सीनेशन के लिए अब विधायकों की नहीं चलेगी मनमर्जी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने फैसला किया। रिश्तेदारों को लेकर पहुंचने लगे थे विधायक, अधिकारी और कर्मचारी। डॉक्टर सीपी जोशी ने बढ़ती भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया। वहीं कोरोना कहर के बीच सुप्रीम कोर्ट के जरूरी निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में कैदियों की भीड़ कम करने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों की पुलिस से कहा, जब तक जरूरी ना हो आरोपी को गिरफ्तार ना करें। जिन कैदियों को पैरोल दी गई उन्हें फिर 90 दिनों की पैरोल दे दी जाए। सीजेआई एनवी रमन्ना, जस्टिस एल नागेश्वर राव और सूर्यकांत की बेंच ने ये निर्देश दिए। और अब बात करते हैं उस सवाल की कि कौन सा पद छोड़ेंगे अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी फिलहाल लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, साथ ही पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष भी। संभावना है कि कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ सकते हैं अधीर रंजन चौधरी। बतौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उनका प्रदर्शन रहा बेहद खराब। लेफ्ट और एसएफआई के साथ तालमेल का फैसला भी उनका गलत साबित हुआ। चीन ने 6 साल पहले की थी कोरोना की भविष्यवाणी। अमेरिका के हाथ लगा खुफिया दस्तावेज। डब्ल्यूएचओ ने कोरोना के उद्गम को लेकर चीन को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन अमेरिका जांचकर्ता के हाथ लगा खुफिया दस्तावेज
5 साल पहले ही कोरोना वायरस को हथियार की तरह काम में लेने की चर्चा की गई। 2015 में चीनी वैज्ञानिकों और अधिकारियों की तरफ से लिखे गए थे। इस बीच विदेश मंत्री जयशंकर ने बैठक का बहिष्कार किया। चीन द्वारा बुलाई गई उच्च स्तरीय सुरक्षा परिषद की बैठक का बहिष्कार किया गया। अपना दल को अपना ना सकी बीजेपी। यूपी के हालिया पंचायत चुनाव में निराशाजनक रहा बीजेपी का प्रदर्शन। अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयागराज और लखनऊ में आशाओं पर पानी फिर गया है। दरअसल पहले बनारस को लेकर बीजेपी की अपना दल के अनुप्रिया से चल रही थी बात। बीजेपी 40 में से 10 सीट छोड़ने को तैयार थी। अपना दल चाहता था 15 सीट। बात बनी नहीं। दोनों दल अलग अलग लड़े और इन दोनों ही दलों को मात्र 5-5 सीटें आई। कहा जा रहा है कि दोनों दल साथ साथ चुनाव लड़ते तो काशी में चुनाव परिणाम कुछ और हो। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं ये पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन सबसे शानदार। सवाल यह कि अब क्या होगा दिनेश त्रिवेदी का। कुछ दिन पहले उन्होंने घुटन महसूस होने पर छोड़ दी थी टीएमसी और गुजराती त्रिवेदी ने बंगाल की मां, माटी और मानुष को अपना बना लिया। हालांकि सियासत में जब भी उन्हें मौका मिला उन्होंने पार्टी बदली और निष्ठा दी। इस बार शायद वो बीजेपी सरकार आते ही घुटन को आजादी की रूह पहनाना चाहते, क्योंकि बीजेपी और संघ नेतृत्व से उन्हें शायद केंद्र में मंत्री पद का वादा मिला था। इसलिए उन्होंने 5.5 साल की मियाद बची हुई टीएमसी की राज्यसभा सीट भी छोड़ दी। वैसे अभी त्रिवेदी की मन की इच्छा है बीजेपी बनाए उन्हें अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार, लेकिन त्रिवेदी के चाहने से होता क्या है, वहां तो होए वही जो मोदी रची रहा। तो क्या मुकुल रॉय कर सकते बीजेपी के साथ खेला, क्योंकि मुकुल नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों की पहली बैठक से नदारद रहे। उनके वहां न होने के बताए कारणों से भी बीजेपी के विधायक संतुष्ट नहीं दिखाई दिए। इसकी एक वजह हाल ही में ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण में देखने को भी मिली। वहां टीएमसी प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी से खूब घुलते मिलते दिखाई दिए थे मुकुल। चर्चा है कि बंगाल चुनाव में शीर्ष नेतृत्व द्वारा शुभेंदु को दिया गया ज्यादा महत्व, जबकि मुकुल को नहीं सौंपी गई कोई अहम जिम्मेदारी। इससे वो नाराज बताए जा रहे हैं। जबकि ममता के तृणमूल कांग्रेस में मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट थे मुकुल रॉय। हालांकि ममता ने भी अपनी चुनावी रैलियों में कभी मुकुल पर सीधा निशाना नहीं साधा। इसलिए हो सकता है कि अपने समर्थक विधायकों के साथ पुराने घर लौट आए मुकुल।